हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी बॉडी पे चार्ज अपीयर कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग चार्ज के बारे में देख लिए हैं, चार्ज क्या हो रहा है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा बॉडी पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज को हम लोग अपीयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज को अपीयर कैसे करेंगे उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी स्पेसिमेन में या कोई भी हम छोटे से टुकड़े में अगर हम लोग देखें कि उसमें चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितना चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट का फील नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें एक छोटे से स्पेसिमेन में कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रह रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा वो किसी दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हाँ, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हम इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर हम पर्टिकुलर बॉडी को ले रहे हैं, कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर को ले रहे हैं, तो उसमें कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन के ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर जो मास दिया हुआ है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मास जो दे रखा है, मास ऑफ कॉपर, वो है 6.3 ग्राम। और हम लोग को पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर और कॉपर का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ Cu जो होता है वो होता है 63.5 ग्राम। ओके, लगभग एटॉमिक मास जो होता है कॉपर का, एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ कॉपर जो होता है वो कितना होता है 29। यानी आप जानते हो कि Cu 29 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है Cu 29। तो अब हमको क्या करना है, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी कॉपर, ओके, ये कॉपर एटम हमने देखा है Cu एटम। मान लो कि ये मेरा कॉपर एटम है। अब कॉपर एटम में इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है 29 प्रोटॉन। अभी हम न्यूट्रॉन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, 29 प्रोटॉन्स। तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो सारे सेल में कितना होगा, मिला के 29 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी जाके ये कॉपर आइसोलेटेड एटम है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सारे सेल का हमको पता नहीं करना है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमको क्या करना है, इस वाले सेल का इलेक्ट्रॉन पता करना है, इस वाले सेल में, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें, आउटर मोस्ट सेल में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो आप देख लो, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यही हुआ। 10 हो गया, 10 20 हो गया और 29 हो गया। लेकिन ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन जो इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन है होता है वो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी ऑर्बिटल जो होता है, सौर ऑर्बिटल, वो स्टेबल कब होता है, जब उस या तो हाफ फिल्ड होता है ऑर्बिटल या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो D जो है वो क्या करना चाहेगा, ये फुल फिल्ड होना चाहेगा। तो ये इस ऑर्बिटल से क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये रीअरेंज होके ऐसे हो जाता है 2p6 3s2 3p6 और ये 3d10 हो जाता है और ये हो जाता है 4s1। यानी जो आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिट बचता है 4s1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कॉपर एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता होगा, जिसको पता नहीं हो वो आप देख लेना, वैसे आप 11th पढ़ ली हो तो आपको ईजिली पता होगा ये। ओके, तो ये वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कहने का मतलब ये है इसका वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, हमको निकालना क्या है, हमको
निकालना है कि टोटल 6.3 ग्राम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना कि ये 6.3 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। अगर जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ओके, आई होप क्लियर है। तो अब देखो, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 6.3 ग्राम कॉपर वो कितना हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो कितना होता है, तो गिवन मास बाई एटॉमिक मास, क्योंकि एटम का बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास। तो ये n जो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं। तो n जो हो गया मेरा कितना, गिवन मास कितना है 6.3 ग्राम और एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो गया, ये लगभग हो गया 1/10। ओके, हम लोग लगभग देख लेते हैं, तो लगभग 1/10 हो गया। अब जब नंबर ऑफ मोल्स 1/10 हो गया तो हम लोग क्या देखें, तो n मेरा हो गया लगभग 1/10 हम मान रहे हैं, यानी अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो कितना हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, नंबर ऑफ एटम्स वो कितना होता है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर मतलब, तो नंबर ऑफ मोल 1/10 हो गया, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, आई होप दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कितना है, इतना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि 1/10 को अप्रॉक्सीमेट किए हैं, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ओके, यानी ये किसके ऑर्डर का है, ये इसके ऑर्डर का है, 10⁻22 के ऑर्डर का है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हमको अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना, हमको एटम इतना मिल चुका है, तो हमको पता है कि 1 एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1, तो इतना एटम में ये इतना एटम्स है, इतना एटम्स है, तो इतना एटम्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा आपका दिस इनटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लिख सकते हो वो हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 1, यानी आपका जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हो गया 10⁻22 के ऑर्डर का। यानी आप समझ सकते हो क्या कि इतना 6.3 ग्राम कॉपर में ही, इतना छोटा कॉपर में ही जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया 10⁻22। यानी अगर हम इसको, ये बहुत सारे एटम का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो इसमें इस ऑर्डर का क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि किसी दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होने का चांस रखता है या फिर पॉसिबिलिटी रखता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो में थोड़ा सा बैक जाइए, जो जो हमने बताया उसको 1 by 1 देखिए। ये सारा केमिस्ट्री का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि कितना नंबर ऑफ चार्ज है, यानी इतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो कि क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं रफली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसको, आई होप इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करें, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी जो कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका हो सकता है। एक तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन प्रोसेस। तो फर्स्ट में लिखते हैं फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, सेकेंड में लिखते हैं हम लोग बाय कंडक्शन, और थर्ड में लिखते हैं हम लोग बाय इंडक्शन। ओके, तो हमको ये 3 प्रोसेस पढ़ना है, 3 प्रोसेस में देखना है कि कैसे किसी भी बॉडी पे चार्ज अपीयर हो रहा है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं फ्रिक्शन प्रोसेस से, तो फ्रिक्शन प्रोसेस ही देखते हैं। तो फ्रिक्शन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सपोज
मान लिया कि यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं दो बॉडी, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। हमने दो बॉडी लिया, इस बॉडी को हमने ए माना और बी, इस वाले बॉडी को बी माना, ओके। अब सपोज मान लो कि हम इसमें मान रहे हैं इसमें 80 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 80 प्रोटॉन्स है। क्यों ऐसा क्यों माने? ऐसा इसलिए माने क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड बॉडी है। अब हमने देखा है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नेट चार्ज कितना है इसका, नेट चार्ज अगर हम देखें इसमें तो नेट चार्ज 0 है इसमें। इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि सपोज इसका 60 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका 60 प्रोटॉन्स है। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो हम इसमें मान सकते हैं कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी नेट चार्ज क्या है, 0 है, ओके। नेट चार्ज हमने 0 बोला, यानी इसका इंडिविजुअल चार्ज तो है अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि इस दोनों को क्या करेंगे, करीब लाएंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे में रब करेंगे। रब करने का मतलब ये है कि मान लो कि ये मेरा ए बॉडी है और ये मेरा बी बॉडी है। अब ये ए बॉडी और बी बॉडी में क्या होगा, रबिंग होगा। सपोज मान लो कि ये रबिंग को हमने दिखाया है और ये ए बॉडी हो गया और ये बी बॉडी हो गया। मान लिया कि बी जो बॉडी है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है इसके न्यूक्लियस से, ठीक है, ऐसा हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, जैसा कि हमने देखा, जिसका लूजली बाउंडेड होता है, और क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन से हीट एनर्जी निकलेगा और सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉडी के थर्मल एजिटेशन में चल जाएगा। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और ये किसी दूसरे पे क्या करेगा, भेज देगा। तो क्यों किसी के दूसरे पे भेजेगा, जिसके इसके साथ एसोसिएटेड कौन है, ए है, ए इंटरेक्शन है बी के साथ। तो बी क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किस पे करेगा, तो ए पे करेगा। आई होप ये क्लियर है आपको, ओके। तो सपोज हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकला, 5 इलेक्ट्रॉन्स निकला, जंप किया और चला गया बी पे, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन निकल के बी पे चला गया। अब उसके बाद हम छोड़ दिए, अब इसको हम अलग अलग सेपरेट कर लिए। तो ये मेरा अब हो गया, सॉरी, ये मेरा ए बॉडी हो गया और फिर से ये मेरा बी बॉडी हो गया। अब तुम देखो कि ए बॉडी और बी बॉडी में क्या है। ए बॉडी में अब क्या हुआ है, ए बॉडी में बी बॉडी से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। यानी अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए बॉडी में है वो कितना है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये हुआ 85 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन में तो कोई अंतर नहीं है, प्रोटॉन 10 का 10 होगा, 80 प्रोटॉन, ओके। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले से 60 था लेकिन अब ये 5 को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसमें बचेगा कितना, तो 55 इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन है वो तो प्रोटॉन चेंज हो नहीं रहा है, जनरली प्रोटॉन चेंज होता भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो है, अब बताओ यहाँ पे देखो कि इसमें 80 प्रोटॉन है, तो 80 प्रोटॉन को तो खा जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा क्या, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो अनबैलेंस चार्ज है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अनबैलेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अनबैलेंस्ड जो चार्ज है वो क्या है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ओके। और इसमें जो अनबैलेंस चार्ज है, अनबैलेंस्ड चार्ज है वो क्या है, तो देखो 55 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 60 प्रोटॉन है। तो 55 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 55 प्रोटॉन खा जाएगा, यानी दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 प्रोटॉन, यानी यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 5 प्रोटॉन बच रहा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए बताया, यानी 5 जो प्रोटॉन है वो अनबैलेंस्ड है। तो कहने का मतलब है जो भी चार्ज या जो भी पार्टिकल ऐसा हमको दिखे कि वो अनबैलेंस है, तो वही पार्टिकल का इफेक्ट जो है टोटल बॉडी पे क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी एक्सेस जो चार्ज है वो क्या है, इसको एक्सेस चार्ज भी बोल सकते हैं, एक्सेस चार्ज भी बोल सकते हैं। एक्सेस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, ये टोटल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ,
ये बॉडी पे ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है हवा में नहीं है, इसके बॉडी के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम ऐसा समझेंगे कि ये बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे, ये बॉडी के सरफेस पे क्या है, ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसमें जो इफेक्ट होगा वो कैसा है, कहता पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट आ जाएगा। यानी इसको ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसमें ऐसा लगेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। ये सारा सरफेसिंग दिखा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अभी आप सरफेसिंग समझ के चलना, यानी बाद में हम देखेंगे कि सरफेस में कहाँ पे सरफेस पे चार्ज आता है, कहाँ पे अंदर भी हो जाता है, तो हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चार्ज किसी भी बॉडी पे आया वो कैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आया। प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है और उसको ट्रांसफर करना यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देना, ऐसा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसका हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न के केस में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन क्या होता है, अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, या फिर टूटता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, ये इतना सिंपल एनर्जी में नहीं होगा। तो नॉर्मली जो भी किसी बॉडी पे चार्ज का अपीयरेंस होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस के या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण होता है। कभी भी आप दिमाग में ये नहीं सोचिएगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो या तो आप बोलिएगा या तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा है कि जो चार्ज अपीयर होता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेनर बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं या उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूजर बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंडक्शन पर। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे, ठीक है, फ्रिक्शन मेथड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रॉड को क्या किया जाता है, सिल्क कपड़ा में घिसा जाता है। तो घिसने के बाद क्या होता है, ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 9.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड करने के लिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ग्लास रॉड ट्रांसफ़र किया लॉस्ट बाई, तो ग्लास रॉड कितना इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया। सेकेंडली देखना है कि कितना नेगेटिव चार्ज अपीयर किया सिल्क पे, और थर्ड देखना है कि कितना क्या इस प्रोसेस में कोई भी मास का ट्रांसफ़र हुआ, कोई मास ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने से ही बन जाएगा, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर एक बॉडी पर जितना इलेक्ट्रॉन जाता है या एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी के हिसाब से ये क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पे क्या चला जाता है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं 1 by 1। ओके, तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट का देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई ग्लास रॉड। तो सबसे पहले देखेंगे चार्ज जो है वो कितना एक्यूमुलेट हुआ है, चार्ज जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो प्लस 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, तो हमको पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, हमको पता होता है मैग्नीट्यूड, ऐसे इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको हम यूनिटरी मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो हमको पता है, वी नो चार्ज ऑफ, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज है, हमको पता है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब इसका नेचर नहीं ले रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हमको निकालना है कितना है, तो हम लोग ऐसा बन सकते हैं कि इतना चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, या एक इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, 1 बाई, दिखाई दे रहा है, ओके नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखो, तो इतना चार्ज एक्यूमुलेट हो कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट कर रहा है। तो अगर 1 कूलम्ब का चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा,
1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमको कितना निकालना है, इतना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी पे, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है वो कितना दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू कितना है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, यही है ना, तो बचा 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया वो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आपको समझ में आ रही होगी कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो ट्रांसफ़र हुआ था वो कितना हुआ था, तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके गया था, यानी ये कितना लॉस्ट किया है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है। अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितना अपीयर हो रहा है, तो हमको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बी पे उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कितना होगा, -9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना नेगेटिव चार्ज अपीयर करेगा कौन, सिल्क। क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। अब हमको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसी के हिसाब से मास भी ट्रांसफ़र करेगा। भले इसका मास बहुत ही छोटा है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है इधर, लेकिन थ्योरेटिकली तो ट्रांसफ़र तो कर रहा है ना, अब प्रैक्टिकल भी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा। भले हम लोग के लिए ये चेंज मायने नहीं रखता है, लेकिन चेंज तो आएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि एक चार्ज बॉडी रहेगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा, और उस चार्ज बॉडी से क्या करेंगे, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे। कैसे, तो सपोज पहले देख लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी है और ये जो है इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग या इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड क्यों, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड नहीं होगा, अर्थ का प्रोसेस हम लोग देखे हुए हैं। और मान लो कि ये कंडक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी है सपोज। ओके, कंडक्टिंग बॉडी हो गया, और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज जो होगा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नहीं है, लेकिन इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा एक चार्ज बॉडी हो गया, और इस चार्ज बॉडी पे क्या है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से आप देखेंगे कि इसके कारण इस पर कोई चार्ज अपीयर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या होता है कि ये जो चार्ज बॉडी है ना, वो धीरे धीरे इसके करीब आता है, और धीरे धीरे करीब आके इसमें टच हो जाता है। जैसे ही इसमें टच होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होके इस पे चार्ज अपीयर हो रहा है। ओके, तो सिंपली हम लोग इसको 2 तरीके से पहले देखेंगे। पहले सिंपली इसको चार्ज को ट्रांसफर कराएंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो सपोज मान लो कि इसके हम नीचे वाले स्टेप में देखते हैं, ये स्टेप 1 में, स्टेप 2 में जैसे जैसे ये नज़दीक आता है, तो मान लो कि ये बहुत ही नज़दीक हो गया और ये यहाँ पे हो गया। ओके, तो मान लो कि ये स्टैंड है और ये प्लस चार्ज है। ओके, ये प्लस चार्ज हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। तो जैसे ही चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास आएगा तो क्या होगा, चार्ज बॉडी पे जो भी चार्ज है ना वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इसके पास आएगा, और धीरे धीरे इसके पास आएगा। तो क्या होगा, अब सपोज मान लो कि यहाँ पे टच करा देते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे टच करा दिए। जैसे ही ये टच करा देंगे तो क्या होगा, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि म्यूचुअल रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक कंडक्टिंग सरफेस इसके पास आएगा, तो ये कंडक्टिंग सरफेस पे क्या होगा, ये और दूर जाना चाहेगा। तो ये वाला जो चार्ज होगा वो माइग्रेट करने लगेगा, ऐसे जाएगा, और ये वाला चार्ज जो है होगा वो ऐसे अपीयर होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी को या दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो जैसे ही टच कराते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टच है,
पॉइंट ऑफ टच। तो पॉइंट ऑफ टच से क्या होता है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, या फिर हम ऐसा बोलते हैं ये कांटेक्ट पॉइंट है। इस कांटेक्ट पॉइंट से क्या होगा, चार्ज मूव करके और कंडक्टिंग बॉडी पे जाके रिसाइड करने लगेगा। जब ये बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज गेन कर लेगा, जहाँ तक इस पर चार्ज स्टॉप हो जाएगा मूवमेंट, यानी इसका मोशन ऑफ चार्ज यानी मोमेंट ऑफ चार्ज खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे, इस बॉडी को अलग हटाएंगे। तब ये ऐसे होगा, इस पर चार्ज ऐसे होगा और बाद में इसके पास एक चार्ज आ जाएगा। यानी अब इसके पास क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि इसके पूरे ऐसे बनाते हैं हम, पूरे सरफेस पे क्या होगा, चार्ज इस पे आ गया, सरफेस बना देते हैं। ये भी एक सरफेस ही है, ठीक है। तो ये पूरे सरफेस पे आ गया। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि चार्ज क्या हो गया, ये पूरे सरफेस पे अपीयर हो गया, ठीक है। ये भी सरफेस हम मान सकते हैं, ये वाले पूरे सरफेस पे क्या हो गया, अपीयर हो गया। ओके, तो ये तो एक तरीका है जो नॉर्मल इजी तरीका है कि जैसे ही एक चार्ज बॉडी के एक अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, तो जो चार्ज बॉडी का चार्ज होगा, जो भी टाइप का चार्ज होगा, टच कराने से, कांटेक्ट कराने से क्या होता है कि इस बॉडी का चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरे बॉडी पे चल जाता है और दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। अब जब दोनों को हटाते हैं, एक दूसरे से रिमूव कराते हैं, तो अब जो पहले से अनचार्ज बॉडी था, अब वो क्या, जो पहले से अनचार्ज बॉडी था, अब वो यहाँ पे चार्ज हो गया। तो चार्जिंग हुआ वो कैसा हुआ, सिमिलर चार्जिंग हुआ, जो जिस टाइप के चार्ज बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी से टच कराएंगे, उसी टाइप का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल तरीका था समझने का, लेकिन ये एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल तरीका क्या है वो अभी हम लोग समझेंगे। इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम तो ऐसे ही बहुत ईजी तरीका से हम लोग देख लिए, लेकिन एक्चुअल जो तरीका होता है वो ये होता है। सपोज मान लो कि अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरा स्टैंड है, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज को लाया। अब जब चार्ज ये प्लस 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 है, प्लस 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 है, तो ये क्या करेगा, ये पहले से न्यूट्रल बॉडी है यानी नेट चार्ज जीरो है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज होगा ना उसको अट्रैक्ट करेगा, जो एक्चुअल मैकेनिज्म होगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, यानी इस वाले सरफेस पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा और अपोजिट सरफेस पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है तो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होने लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी सेपरेट होगा। और पॉजिटिव चार्ज इसी सरफेस पे इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरे सरफेस पे चला जाता है, नेगेटिव चार्ज फर्स्ट सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, जो क्लोजर सरफेस होता है। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब इसको टच कराते हैं, तो टच कराते हैं तो क्या होगा, ये टच किया, ये टच कर गया, टच कर गया। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे ही टच किया तो इस सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी अपीयर हो चुका था उसको क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा ना, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यानी जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आया और ये प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे कांटेक्ट में आया, ये दोनों डीकम्बाइन हो जाएगा। वैसे ही ये प्लस चार्ज इस सरफेस पे आया, इस पॉइंट पे आया और इसके साथ ये रिकम्बाइन करेगा। वैसे ही ये आगे चल के इसके साथ रिकम्बाइन करेगा, ये आगे चल के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही आके, ऐसा नहीं कि दूर दूर से, ये वाला आगे चलेगा, ये वाला आगे चलेगा, फिर से वही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज होते जा रहा है, ये रिकम्बाइन करते जा रहा है, तो न्यूट्रलाइज होगा और धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करके ये वाला टोटल जो रीजन होगा ना, ये पूरा टोटल रीजन यानी टोटल नेगेटिव चार्ज वाला रीजन, वो सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो कुछ ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये जो रीजन हुआ ना, ये वाला पूरा रीजन है, ये वाला रीजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं,
ये वाला जो रीजन हो गया ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्यों हुआ है आपको पता है? न्यूट्रल क्यों हुआ है? क्योंकि ये वाले पोर्शन में अब जो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, देखो एक्चुअली जो मूवमेंट जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? नेगेटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव करके यहाँ पे इजी तरीके से दिखाया था, लेकिन जैसे ये टच करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा और इसके पॉजिटिव के साथ एसोसिएट करेगा, रिकम्बाइन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आएगा, रिकम्बाइन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर से रिकम्बाइन करेगा, न्यूट्रल होगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर से रिकम्बाइन करेगा, न्यूट्रल होगा। यानी ऐसे ऐसे करते करते इस पॉइंट पे, यानी इस कॉमन पॉइंट पे या बोले इस पूरे रीजन में क्या होगा? चार्ज बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब चार्ज नहीं बचेगा तो क्या हो गया? ये न्यूट्रल पोर्शन हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी है, यानी इस वाले सरफेस पे, अपोजिट सरफेस पे जो चार्ज है वो है। अब क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया तो अब इसको हम सेपरेट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तब क्या होगा मेरा? तो एक सरफेस, तो इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ, तो अगर हम इसको यहाँ पे देख ले, ओके, तो ये अलग कर दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो चार्ज बॉडी था वो, और ये जो बच गया मेरा ये, ओके सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, ये जो हो गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज जो बचा हुआ है वही क्या होगा? क्योंकि अलग होगा तो ये पूरे सरफेस पे, ये पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा? तो ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने दो तरीका से इसको देखा। जो एक्चुअल तरीका होता है वो ये होता है, जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, एक्चुअल मैकेनिज्म जो होता है वो ये होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाएंगे तो कोई आंसर में हमको गलती नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है। तो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये भी आपको इजीली समझ में आ रहा है तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, गलती कुछ नहीं है। और ये अगर समझना है तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक्चुअल मीनिंग ये है, तो इसको कोशिश करिए समझने का, पीछे जाइए और अच्छे से देखिए, 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, तो कंडक्शन प्रोसेस में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे दिखाया है ABC 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, कंडक्टर है तीनों ABC और तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब तीनों का रेडियस सेम ही होगा, हर एक तरीके से सेम है। ओके, अब क्वेश्चन में दिया गया है, इनिशियली इसको चार्ज दे दिया है 4 मिली कूलम का, इसको भी चार्ज दे दिया गया है 4 मिली कूलम का, और इसको चार्ज दे दिया गया -8 मिली कूलम। ओके, क्वेश्चन में क्या है क्या? फर्स्ट में आपको बताना है कि अगर हम A को है कि जब A और C को क्या करेंगे? लाएंगे और दोनों को टच कराएंगे और रिमूव कराएंगे, टच एंड रिमूव, टच एंड रिमूव। तो जब टच करा के रिमूव कराएंगे तो A और C पे फाइनल चार्ज जो होगा वो कितना होगा? यानी फाइनल चार्ज ऑन A एंड C, ओके, आफ्टर रिमूविंग, तो कितना होगा? तो चलिए देखते हैं, एक बार आप बना सकते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या लाया? A को लाया और C को लाया। तो A पे कितना चार्ज था? 4 mc और इस पे 8 mc। ओके, तो देखो इंडिविजुअली इस पे चार्ज कितना था? इंडिविजुअली इस पे चार्ज कितना था? ये फाइनल केस है, मतलब ये टचिंग केस है। तो इनिशियली अगर देखेंगे, इनिशियली तो चार्ज ऑन A इक्वल्स टू कितना है? तो +4 mc, और चार्ज ऑन B कितना है? तो -8 mc। तो अगर टोटल चार्ज देखे, अगर इसको टोटल इनिशियल चार्ज देखे, टोटल इनिशियल चार्ज तो कितना हो जाएगा? तो +4 mc -8 mc, तो आएगा -4 mc। ओके, यानी -4 mc का चार्ज आया। ओके, जब हम टोटल चार्ज देखेंगे तो ये कितना आएगा? टोटल चार्ज ये हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस करेंगे तो -4 mc का चार्ज आएगा। यानी इनिशियली टोटल चार्ज जो है वो दोनों A और C को मिलाकर, ओके, अलग अलग, और दोनों एक अलग अलग चार्ज 4 mc और 8 mc है, लेकिन दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे ना, दोनों कलेक्टिव चार्ज देख रहे हैं, दोनों को एक्चुअली फिजिकली मिला नहीं रहे हैं, एक्चुअल चार्ज देख रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है? -4 mc। ओके, अब टच कराएंगे तो टोटल चार्ज तो मेरा इतना ही है ना,
तो अब टच कराएंगे तो क्या होगा, अब तुम सोचो कि ये जो 4mc का चार्ज है प्लस, यही तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इधर, और ये जो माइनस चार्ज है यही पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब तुम सोचो क्या होगा, अब क्योंकि आइडेंटिटी दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है तो फाइनली इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। लेकिन हमको मैकेनिज्म से अगर बढ़ना है तो क्या होगा, देखो अगर मैकेनिज्म से बढ़ना है तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होते जा रहेगा पॉजिटिव पे। और कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि ये दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। ओके, जब दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा तो क्योंकि आइडेंटिकल है इसी के लिए हम बोल रहे हैं, जब दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। उस केस में दोनों बॉडी को अलग अलग करेंगे तो फिर से चार्ज का कोई भी ट्रांसफरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पर कब तक ट्रांसफ़र होते रहेगा, जब तक इस दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। तो दोनों का चार्ज सेम होने का मतलब ये है कि चार्ज इस पर क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर करते जा रहा है, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज को खाते जा रहा है। तो बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा या ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे चार्ज का फर्दर ट्रांसफरेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी को हम अलग अलग करेंगे, तब जब नेट चार्ज होगा तब क्या होगा वो देखना है। तो देखो कभी भी जो भी चार्ज है ना, वो चार्ज पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में ही रहेगा टोटल। तो ये जो हमने इनिशियल टोटल चार्ज निकाला है, यही चार्ज तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो -2mc का चार्ज हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, -2mc का चार्ज होगा। क्वेश्चन में अगर तुमको पूछेगा कि कितना चार्ज इससे इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो आप आसानी से बना सकते हो। पहले कितना इस पर चार्ज था, 4mc का। ओके, अब इस पर कितना चार्ज आ गया, -2mc का। पहले इस पर कितना चार्ज था, -8mc का। अब इस पर कितना चार्ज आ गया, -2mc का। यानी इधर से इधर कितना चार्ज गया है, तो -6mc का चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। कौन से बॉडी से, तो बॉडी सी से बॉडी ए में। समझ में आई बात। तो बॉडी सी से बॉडी ए में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, यानी -6mc चार्ज इसमें अगर आएगा तो देखते हैं, तो -6mc चार्ज इसमें आएगा तब +4mc क्या करेगा, -4mc को खा जाएगा, बचेगा -2mc। तो -2mc ही इस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलर केस में ये। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, इसको अच्छे से सुनिए और फिर से आ जाइए। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल केस था। आइडेंटिकल अगर नहीं होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तब कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अभी का टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक आएगा समय के साथ, हम लोग वो भी देखेंगे कि अगर एक बहुत बड़ा स्फीयर ले लिए, एक इतना बड़ा स्फीयर ले लिए, इतना बड़ा स्फीयर ले लिए, तब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी उस। अब क्वेश्चन सेकंड में आपको बोलेगा, क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि अब इस पे चार्ज कितना आ गया, -2mc। इस पे चार्ज कितना आ गया, -2mc। अब बोलेगा कि अब आपको क्या करना है, बी और सी को टच कराना है। नाउ टच एंड रिमूव बी एंड सी। अब बताना है फाइनल चार्ज जब टच कराते हैं बी को सी से और रिमूव कराते हैं, तब देख लो। तो अब ये मेरा तो बी है, तो बी के पास तो वही चार्ज है, ये बी है, इसमें +4mc का चार्ज है, +4mc। लेकिन ये जो हम लाए सी, तो सी पे अब कितना चार्ज है, -2mc का। तो फिर से चार्ज क्या होगा, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट इनिशियल चार्ज कितना होगा, तो टोटल इनिशियल चार्ज अगर हम लोग देखें, टोटल इनिशियल चार्ज ये कितना हो जाएगा, तो +4mc -2mc। तो ये कितना हो जाएगा, +2mc। अब आपको पता चल रहा होगा, तो ये दिखाई दे रहा है +2mc का चार्ज होगा। अब इसको जब हम टच कराएंगे तो क्या होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज इस पर क्या आएगा फिर से नेगेटिव चार्ज। ये कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का चार्ज क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो अब हम इसको इधर दिखा रहे हैं, तो अब जब सेपरेट करेंगे इसको, इधर और इधर बनाएंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C हो गया। तो B पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो B पे जो चार्ज हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा +1mc, यानी प्लस चार्ज। ठीक है, इस बॉडी पे दिखा रहे हैं, बॉडी के ऊपर सरफेस, ये सारा सरफेस ही है। ठीक है, और
ये सारा सरफेस ही मान, जब तक वो सरफेस बोलेंगे तो सरफेस ही मानना है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज इस पे हो गया, ऐसे नेगेटिव चार्ज इस पे हो गया सरफेस पे, चार्ज ऑन सरफेस, ठीक है, चार्ज ऑन सरफेस। ओके, इसको हटा भी सकते हैं सरफेस पे, ऐसे भी दिखा, दोनों तरीके से दिखाते हैं। जब अगर लिखा है तो आप समझ लाना कि सरफेस पे चार्ज है। और ये कितना चार्ज है, तो +1 mc, और ये कितना चार्ज है, तो ये भी +1 mc। यानी फाइनली क्या हुआ कि पहले चार्ज कितना था सी पे, -8 mc का, अब कितना आ गया, +1 mc का है। तो कैसे चार्ज कंडक्शन से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार अच्छे से देखिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है कि देखो, अभी कंडक्शन प्रोसेस में देखे थे कि इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी से टच कराएं, लेकिन इस केस में इसको टच नहीं कराएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ला रहे हैं। जैसे जैसे अनचार्ज बॉडी के पास इसको जैसे जैसे ये पहले से अनचार्ज बॉडी के पास इस चार्ज बॉडी को ला रहे हैं, तो ये ड्यू टू प्लस चार्ज ये क्या करेगा, ये जो अनचार्ज बॉडी है यानी पहले से जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट होगा। चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट होगा मतलब इसका जो चार्ज बॉडी का जो क्लोजर सरफेस होगा उस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और चार्ज सरफेस का जो फार्दर सरफेस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप इसको टच नहीं कराएंगे तो ऐसा हम लोग नहीं समझेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पर ट्रांसफर हो गया, या नेगेटिव चार्ज ये मूव करके इधर चल जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि ये टच नहीं है तब तक। ओके, तो अगर हम फिर से इसको हम लोग इधर ले जाएं या रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये फिर से चार्ज ही कंबाइन करेगा, क्योंकि अभी भी इस बॉडी में नेट चार्ज क्या है, 0 ही है। तो जैसे ही इसको दूर करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस जर करके ये फिर से न्यूट्रल इस स्टेज में आ जाएगा। तो फिर क्या ये मेरा सही प्रोसेस हुआ कि चार्ज को अपीयर करने पे बॉडी पे, तो ये मेरा अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस पर पार्शियल चार्ज क्योंकि अपीयर हो रहा है, तो इसी के लिए ये चार्ज को हम लोग जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये इंडक्शन के कारण हो रहा है और ये इंड्यूस हो गया, इस चार्ज के कारण इंड्यूस हो गया, इस बॉडी में इंड्यूस हो गया। तो इसको परमानेंट यानी परमानेंटली इसको चार्ज करने के लिए क्या करना होगा, तो हमने पढ़ा था अर्थिंग का प्रोसेस, तो अर्थिंग के प्रोसेस को ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अदर सरफेस पे क्या होगा, अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब अदर सरफेस पे अर्थ को कनेक्ट किया और इसको जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो क्या है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन है और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से। तो ये क्या कहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज, हमसे इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया है। तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। यानी ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अर्थ इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। और धीरे धीरे ये कब तक इसको ट्रांसफ़र करते रहेगा, जब तक कि ये रिकम्बाइन होके क्या हो जाए, रिकम्बाइन होके ये न्यूट्रल ना हो जाए। ये सारा रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल होगा। यानी इस केस में अगर हम लोग देखते हैं आगे बढ़ा के इसको, तो ये प्लस चार्ज हो गया, ओके, ये प्लस चार्ज हो गया, ये मेरा बॉडी हो गया। अब ये बॉडी पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे तो है, लेकिन अब इस सरफेस पे क्या हो गया है, मेरा न्यूट्रल हो गया। अब ये एक सरफेस मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल बन गया। जब ये सरफेस न्यूट्रल हो गया तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, रिमूव कर दिए, तब मेरा क्या हो गया, ऐसा बन गया। ये नेगेटिव इधर न्यूट्रल हो गया। अब इसको फिर से क्या करेंगे, इसको अब रिमूव करेंगे। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो इस पे चार्ज होगा वही चार्ज क्या होगा, इस पूरे बॉडी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ये जो चार्ज हो गया वो कैसा हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये पूरा सरफेस पे क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। समझ में मेरी बात। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट स्टेप ये था। धीरे धीरे इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करेंगे तो ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या होगा, चार्ज प्लस चार्ज के पास क्लोजर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। अब क्योंकि ये
इसके इंडक्शन से हुआ है तो इसीलिए इसको कैसा चार्ज बोलेंगे, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के दोनों क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। अब क्योंकि ये जो जोन हो गया, ये वाला जो सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सरफेस है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये अर्थ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो अर्थ इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रिकम्बाइन करके न्यूट्रल बनाते जाएगा। और ये कब तक सप्लाई करते रहेगा, जब तक ये टोटली सरफेस क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए। यानी इस पॉइंट पे ये सरफेस न्यूट्रल हो चुका है, इस सरफेस को न्यूट्रल नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव, ये इसके साथ इफेक्ट में है, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देंगे, अब एक रिमूव कर देंगे तो ये वाला चार्ज अपीयर हो, सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज अपीयर है, ये वाला न्यूट्रल है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, तो जो चार्ज इधर बचा है वो सारा चार्ज क्या होगा, इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हो कि इंडक्शन प्रोसेस में जो चार्ज, जो अनचार्ज बॉडी पे चार्ज अपीयर हो रहा है वो अपोजिट नेचर का हो रहा है चार्ज बॉडी से। यानी जैसा चार्ज बॉडी लाएंगे उसके अपोजिट नेचर का इंडक्शन प्रोसेस में चार्ज अपीयर होगा अनचार्ज बॉडी पे। तो इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करके इसको नोट कर लो। उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल कैसे होगा अब हम लोग देखेंगे। ये एग्जांपल जो है इंडक्शन प्रोसेस का यूज़ करके है। क्वेश्चन में ये है कि पहले दो आइडेंटिकल स्फेयर रखा हुआ है, कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों टच करा के रखा हुआ है और ये जो इसका स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके करीब धीरे धीरे क्या करेंगे, एक चार्ज रॉड को लाएंगे। ये मान लो ये चार्ज रॉड या चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी को लाएंगे। अब बताओ कि जैसे जैसे चार्ज बॉडी इस पर आएगा तैसे तैसे क्या होगा, इस पर चार्ज अपीयर होने लगेगा। ओके, इस पर चार्ज अपीयर होने लगेगा। तो क्वेश्चन में आपको बोलना है, फर्स्ट में बोला है कि बताओ कि अगर इस पर चार्ज अपीयर होगा, ठीक है, चार्ज अपीयर होगा तो कैसा नेचर का चार्ज अपीयर होगा। जब चार्ज अपीयर होगा और इसको सेपरेट कर देंगे तो दोनों बॉडी पे चार्ज कैसा होगा। या फिर बोला है कि अगर चार्ज रॉड को, ये चार्ज रॉड को रिमूव किया जाता है पहले ही स्फीयर को सेपरेट करने का, यानी ऐसे आया, दोनों में चार्ज आया, जैसे ही चार्ज आया वो क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो बताना है कि इस पर क्या होगा। सेकंड में इस स्फीयर को पहले सेपरेट कर देंगे, मतलब चार्ज आया, इस पर चार्ज हुआ, इसको सेपरेट किए और उसके बाद इसको रिमूव किए, तब बताना है कि दोनों बॉडी पे चार्ज क्या होगा। ओके, अब देखो जैसे ही ये धीरे धीरे आएगा ना, ये करीब आएगा तो क्या होगा, इसका जो क्लोजर सरफेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी इस सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब दूसरे सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब ये नहीं रहेगा तब तो इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉडी इधर है, क्योंकि ये बॉडी इधर है तो ये वाला चार्ज क्या होगा, फिर से इधर ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा 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 और इधर फिर से क्या होगा, पॉजिटिव 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 हो गया। नॉर्मली ये है, लेकिन तुम देखो कि इस सरफेस पे क्या है, प्लस और माइनस दोनों है, तो ये रिकम्बाइन कर जाएगा ना। यानी ओवरऑल क्या होगा, इस पॉइंट पे कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, इस सरफेस पे कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। और हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को आया, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया वो ये पूरे म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या हो गया, एकदम दूर वाले सरफेस पे चला गया है। लेकिन इसका मैकेनिज्म आपको पता चल रहा है कैसे होगा। ये प्लस आएगा, इसका नेगेटिव को खींचेगा, रिकम्बाइन करेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और जैसे ही ये नेगेटिव खींचा है तो पॉजिटिव इतना आएगा। यानी जितना नेगेटिव चार्ज इधर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके अदर सरफेस पे होगा। तो ये तो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, इंटरमीडिएट स्टेज है। अब जैसे ही इसको, ये सेपरेट हो चुका है, जैसे ही इसको दूर करेंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम होगा, तो ये फिर से रिकम्बाइन करके फिर से न्यूट्रल बन जाएगा जैसे पहले वाले स्टेज में था। तो फर्स्ट का आंसर आ गया कि जब इसको सेपरेट करने के पहले ही अगर चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे ये फिर से अनचार्ज हो जाएगा या फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं कि पहले, अब ये जैसे हो गया, अब इसको रिमूव कर दे रहा है, यानी अब पहले इसी को सेपरेट कर दे रहा है, यानी अब ये सेपरेट हो चुका है। अभी ये चार्ज बॉडी इसी के पास है, यानी ये चार्ज बॉडी जो है वो इसी के पास है, लेकिन ये अब दोनों को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट कर दिया तो ये, क्योंकि इसको अभी इधर ही बनाते हैं, ये चार्ज बॉडी है, प्लस 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 प्लस, तो इस सरफेस पर नेगेटिव 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 और इस सरफेस पर पॉजिटिव 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 है। ओके, अभी ये अलग हो चुका है लेकिन दोनों पे अलग अलग चार्ज है। अब इसको रिमूव करेंगे, अब इसको हम हटाएंगे, अब इसको हटाएंगे, तब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। यानी दूसरे वाले प्रोसेस में क्या होगा, दूसरे वाले प्रोसेस में दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से रिवाइंड कीजिए, देखिए कहीं पे अगर दिक्कत है तो उसमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा है तो
डिसलाइक करें और डिसलाइक क्यों किए वहाँ पे लिखें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम उसको करेक्ट करें, स्टाइल चेंज करें और आप लोग के सामने ऐसे ही अच्छे और ईजी तरीके से कंसेप्ट को आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।